जय हिंद प्रिय साथियों। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई को मेहनत के साथ कर रहे होंगे। हम अध्याय 2 बहुपद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 में जाना था कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, बहुपद एवं समीकरण में क्या अंतर होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं बहुपद का गुणांक। तो बहुपद का गुणांक क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि वह संख्या या मान होता है, वह संख्या या मान होता है जो किसी चर के साथ गुणा में होता है। तो हमने क्या लिखा, बहुपद में गुणांक क्या होता है, यह वह संख्या या मान होता है जो किसी चर के साथ गुणा में होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया कि 2x² प्लस π/2 x प्लस 7। यह हमारा एक बहुपद है। इस बहुपद में हम गुणांक की बात करें तो क्या कहा गया है, चर के साथ गुणा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x हमारा चर है और इसके आगे गुणा में क्या दिख रहा है, सर 2 दिख रहा है। तो x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x हमारा चर है और चर के आगे गुणा में क्या है, π/2। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम और चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो मैंने उदाहरण दूसरा लिया, 3y के ऊपर 3 की घात माइनस 4x वर्ग प्लस 5z धन 1। तो इस तरीके से हमने एक बहुपद लिया। अब इस बहुपद में हम गुणांक देखते हैं। तो गुणांक क्या कहलाता है, चर के आगे गुणा में। यहाँ पर देखिए y(x,z) हमारे चर हो गए, इसके आगे गुणा में क्या है, वही हमारा चर कहलाता है। जैसे y घन के आगे क्या है, 3, तो y घन का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x वर्ग के आगे गुणा में क्या है, 4, किंतु माइनस लगाए तो -4 होगा। यहाँ पर देखिए z के आगे क्या है, 5, तो z का गुणांक क्या होगा, 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ y घन का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -4 है। इसी तरीके से z का गुणांक क्या हो जाएगा, सर 5 हो जाएगा और एक हमारा अचर पद हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप गुणांक को समझ गए होंगे। तो हम बात करेंगे अब बहुपद के शून्यांक की।
तो अब हम जानने वाले हैं बहुपद के शून्यांक। तो शून्यांक क्या होता है, आइए सबसे पहले हम परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। फिर से हम देखते हैं, हमने क्या लिखा कि चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। आइए हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया कि x-2 लिया। अब यहाँ पर आप x का ऐसा कौन सा मान रखने वाले हैं ताकि बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम x बराबर 2 रखें, x बराबर क्या रखें 2, तो यहाँ पर देखिए हम x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2, तो बराबर में क्या मिल जाएगा, हमें शून्य मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि x का वह मान होता है जिसे बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त हो जाए, तो वह बहुपद का शून्यांक कहलाता है। जैसे x ऋण 2 का शून्यांक क्या होगा, x बराबर 2। अब इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा मैंने कि 3x² माइनस 4x प्लस 1। इस तरीके से मैंने एक बहुपद लिया। अब इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा, तो याद रखना बहुपद में ऐसा हम क्या मान रखें ताकि यह पूरा बहुपद शून्य बन जाए। तो यहां पर हम रख के देख लेते हैं कि x बराबर 1। यदि x बराबर 1 रखने पर हमारा बहुपद शून्य हो जाता है तो इसे हम बहुपद का शून्यांक कहेंगे। तो आइए रखते हैं। तो 3 गुणा x की जगह 1 रखेंगे और 1 का वर्ग क्या होता है सर, 1 होता है, माइनस 4 गुणा x की जगह पर हम 1 रखेंगे और प्लस का 1 बराबर। अब यहां देखिए 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 और प्लस का 1, तो आगे क्या मिलेगा सर, यह 3 धन का है और यह 1 भी धन का है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस का 4। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 बहुपद 3x वर्ग माइनस 4x प्लस 1 का एक शून्यांक है। अब यहां पर आपको एक बात याद रखना है, नोट करके मैं आपको नोट के माध्यम से लिखवाने जा रहा हूं। बहुपद में चर की घात जितनी होगी या अपन कह सकते हैं कि या बहुपद की जो भी घात होगी हमें उस बहुपद के
उतने ही शून्यांक प्राप्त होते हैं। सर समझ में नहीं आया, तो यहां पर आपको समझना क्या है, मैंने क्या लिखा है कि बहुपद में चर की घात जितनी होगी या बहुपद में जो भी घात होगी, हमें उस बहुपद के उतने ही शून्यांक प्राप्त होंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुपद की घात क्या है, 1 है, तब हमें कितने शून्यांक मिलेंगे, 1 मिलेगा। यहाँ पर बहुपद की घात क्या है सर, 2 है। घात क्या कहलाती मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर बहुपद की घात 2 है, तो हमें इस बहुपद के 2 शून्यांक मिलेंगे, जिसमें से एक शून्यांक आपका क्या है, 1 है। इसके अलावा एक और ऐसा शून्यांक होगा जिसे इस बहुपद में रखने पर हमें इसका मान शून्य प्राप्त होगा। अर्थात मैंने यहाँ पर कहने की क्या कोशिश की है कि बहुपद में चर की घात जितनी होगी या बहुपद जो भी घात होगी, हमें उस बहुपद के उतने ही शून्यांक प्राप्त होंगे। अर्थात यदि बहुपद की घात 2 है तो 2 शून्यांक मिलेंगे, बहुपद की घात 3 है तो 3 शून्यांक मिलेंगे, 4 है तो 4 शून्यांक, 5 है तो 5 शून्यांक मिलेंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं बहुपद की पहचान। कब बहुपद होता है, कब बहुपद नहीं होता है। अब हम बात करते हैं बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान में आपको मुख्यतः 4 बातों को याद रखना है, जो इस प्रकार है। पहला क्या है कि चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, जी सर समझ गए। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि चर की घात भिन्न नहीं होनी चाहिए, भिन्न से तात्पर्य क्या है सर, बटे में नहीं होना चाहिए, जैसे 3/2 1/2, इस पैटर्न में घातें नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात आपको याद रखना है कि चर हर में नहीं होना चाहिए, आगे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, चर पर करनी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आपको याद रखना है, पहला पॉइंट क्या कहता है कि चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि घात भिन्न नहीं होनी चाहिए, जैसे 3/2 1/2। तीसरा क्या कहता है कि चर हर में नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या कहता है कि चर पर करनी नहीं होनी चाहिए। सर हमें अभी समझ में नहीं आया, तो आइए बच्चों हम समझेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया कि 2x² प्लस 3x - 1 धन 1, बताइए क्या यह बहुपद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नियम नंबर पहला, चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चर x है और यहाँ पर हमें x की घात 2 है जो धन की है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर x की घात ऋण की है जो बिल्कुल सही नहीं है। तब हम कह देंगे कि यहाँ चर की घात कैसी है भाई साहब, ऋणात्मक है, इसलिए यह क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ऐसा आपको लिखना है और याद रखना है।
दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेके। यहां पर मैंने लिखा 3y के ऊपर 3 की घात माइनस 4y का वर्ग प्लस 5y के ऊपर 3/2 प्लस 1। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? तो यहां पर आपको देखना है कि जो घात है वो भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y के ऊपर 3 की घात है, बिल्कुल सही है। y के ऊपर 2 की घात है, बिल्कुल सही है। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर y के ऊपर 2 की घात है, इसलिए यह क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है। अब अगले पॉइंट को लेकर हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। क्या कहा गया है कि चर हर में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा 3/x प्लस y। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि चर हमारा भाग में है, बटे में है, हर में है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। यह भी बहुपद नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। अगले पॉइंट को हम अगले उदाहरण से समझेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा 3x² प्लस 3√x माइनस 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? चर पर करनी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x के ऊपर वर्ग है, बिल्कुल सही है। किंतु परंतु यहाँ पर चर के ऊपर करनी है, तब हम कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं होगा। बिल्कुल सर, हम समझ गए। तब बहुपद क्या होगा? तो याद रखना, नोट में आपको याद रखना है, चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो और धनात्मक हो। बहुपद तभी होगा जब चर की घात कैसी हो? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंत। इससे हमने क्या सीखा कि बहुपद होने के लिए सभी धनात्मक घातें होनी चाहिए, किंतु 0 हमारा चल सकता है। क्या नहीं चल सकता है? ऋणात्मक घात नहीं चल सकती है, भिन्न के रूप में घात नहीं चल सकती है, चर हर में नहीं चल सकता है, चर पर करनी नहीं चल सकती है। तो आशा करते हैं कि आप बहुपद की पहचान को आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम अंतिम पॉइंट बहुपद एवं समीकरण में अंतर जानते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, मैंने यहाँ पर एक तालिका बनाई है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर लिखा है बहुपद एवं समीकरण में अंतर। तो यहाँ पर आपको देखना है, मैंने जैसे लिखा पहला पॉइंट 2x। क्या इसके बराबर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर, इसके बराबर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब यह हमारा क्या कहलाएगा? एक चर वाला रेखिक बहुपद। क्या कहलाएगा? एक चर वाला रेखिक बहुपद। सर एक चर वाला रेखिक बहुपद क्यों कहलाएगा? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चर की घात 1 है, इसलिए यह एक चर वाला रेखिक समीकरण रेखिक बहुपद कहलाएगा। किंतु अब यहाँ पर याद रखना है, मैंने लिखा 2x और इसके बराबर मैंने 0 लिख दिया, तब यह हमारा बहुपद ना होके समीकरण बन जाएगा। सर इसका नाम क्या होगा? तो याद रखना, एक चर वाला
रेखिक समीकरण। क्या नाम हो जाएगा इसका? एक चर वाला रेखिक समीकरण। यदि बराबर में कुछ है, जीरो है, कोई संख्या है, तब वह समीकरण होगा। यदि बराबर में कोई भी संख्या नहीं है, जीरो नहीं है, तब वह बहुपद होगा। दूसरे उदाहरण से हम जानते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 1। सर क्या यह बहुपद है? जी हाँ, यह एक बहुपद है। यह कैसा बहुपद है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक x एक y है, अर्थात दो चर हैं। कितने चर हैं? दो चर। और x के ऊपर भी एक की घात है और y के ऊपर भी एक की घात है। तब सर इसका नाम क्या होगा? तो याद रखना, द्विचर वाला रेखिक समीकरण की बहुपद सर बहुपद होगा, क्योंकि बराबर में कुछ नहीं है। तो क्या नाम हो जाएगा? द्विचर वाला रेखिक बहुपद। अब इसी को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। मैंने लिखा 2x प्लस 3y और बराबर में मैंने कर दिया ऋण का 1। क्या कर दिया? ऋण का 1। तो जैसे ही बराबर में कोई भी संख्या मिलती है या शून्य मिलता है, तो उसका नाम बहुपद ना होकर समीकरण हो जाता है। सर कैसा समीकरण है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक चर x है और एक चर y है, तो दो चर हो गए और दोनों चरों के ऊपर एक की घात है। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? द्विचर वाला रेखिक समीकरण। आपको ध्यान से समझना है। यदि आपने एक बार वीडियो को सही से देख लिया, तो आपको दोबारा कभी बहुपद पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए अब हम एक और सवाल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2y का वर्ग प्लस 3y प्लस 6। सर ये कैसा बहुपद है? तो बिल्कुल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बराबर में कोई भी संख्या नहीं है, जीरो नहीं है, तब यह हमारा बहुपद होगा। किंतु याद रखना, यहाँ पर बहुपद की घात क्या है? तो यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात हमें 2 प्राप्त हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा कि एक चर वाला यहाँ पर चर देखना y और y, तो y तो एक ही है, तो मैंने क्या लिखा? एक चर वाला द्विघातीय बहुपद। अब इसी को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2y वर्ग प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 कर दिया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सर चर तो एक ही है, लेकिन घात हमारी 2 की है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक चर वाला द्विघातीय समीकरण। आशा करते हैं कि आप बहुपद और समीकरण में आसान तरीके से अंतर समझ गए होंगे। प्रिय साथियों, आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको हेल्पफुल लगता होगा, अच्छा लगता होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, उसे कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।